साइकिल जूस वाला। राम कुमार गांव से शहर अपनी पत्नी के साथ काम की तलाश में आता है। वो बहुत मेहनती था, इसलिए उसे एक जूस फैक्ट्री में काम मिल जाता है। राम कुमार बड़ी मेहनत और लगन से जूस फैक्ट्री में काम करने लगता है। जूस फैक्ट्री का मालिक बहुत अच्छा था। वो राम कुमार और उसकी मेहनत की हमेशा दाद दिया करता था। भाई राम कुमार, एक काम करो, ये पैसे जाके बैंक में जमा कराया ना, और उसके बाद आकर के ये जूस वाली मशीन भी देख लेना, ठीक है? जी सेठ जी, मैं सब देख लूँगा, आप फिक्र ना करें। धीरे धीरे राम कुमार फैक्ट्री का सारा काम समझ जाता है और वो अच्छा जूस बनाना भी सीख लेता है। देखो जी, आप इस तरह से पैदल जाते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इस बार तनख्वाह आने पर आप एक छोटी सी साइकिल क्यों नहीं ले लेते? एक दिन तनख्वाह मिलने पर राम कुमार की पत्नी ने राम कुमार से कहा, अच्छा, तो तनख्वाह मिल गई तो इस बार तो साइकिल ले ही लो। हाँ हाँ ठीक है सरला, मैं साइकिल ले लूँगा। और राम कुमार एक नई साइकिल लेकर आ जाता है और अब वो उसी साइकिल से घर से फैक्ट्री जाने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दुर्घटना में फैक्ट्री मालिक की मौत हो जाती है। सभी लोग बड़े दुखी होते हैं, लेकिन सबको असली दुख तो तब होता है जब फैक्ट्री मालिक का बेटा फैक्ट्री बंद करने की बात कहता है। देखो दोस्तों, आप लोगों ने पिताजी का बहुत साथ दिया और काफ़ी अच्छा काम भी किया है, लेकिन ये जूस की फैक्ट्री अब मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं सब कुछ बेचकर विदेश जा रहा हूँ। आप लोगों के जितने पैसे बनते हैं उससे ज़्यादा पैसा देकर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और इस तरह वो सभी लोगों को जितने पैसे बनते हैं उतने देकर फैक्ट्री बंद कर देता है। राम कुमार बड़े दुखी मन से घर वापस आता है। उसे दुखी देखकर उसकी पत्नी पूछती है, अरे क्या हुआ, आज आप जल्दी घर आ गए? बहुत परेशान नजर आते हो, बात क्या है? राम कुमार उसे सारी बात बताता है। राम कुमार की बात सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती है, आप परेशान क्यों होते हैं? हमारे पास साइकिल है ना, और जूस भी आप कितना अच्छा बना लेते हैं। एक मशीन खरीद लेते हैं, उसे साइकिल पर लगाकर गली गली जाकर जूस बेचना। गर्मी का मौसम है, हर कोई खरीदेगा। मुझे पूरा विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कोशिश तो करिए। राम कुमार वैसा ही करता है। वो अपनी साइकिल पर एक जूस बनाने की मशीन लगा लेता है और गली गली घर घर गांव गांव जाकर जूस बेचने लगता है। उसके बनाए जूस की सभी लोग तारीफ करते हैं। उसका काम चल निकलता है। वो साइकिल से एक दुकान और दुकान से जूस की एक फैक्ट्री बना लेता है और अपने सभी साथी कर्मचारियों को अपने साथ काम में रख लेता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। अरे राम कुमार भैया, तुमने तो हम लोगों को एक नई जिंदगी दे दी है। साइकिल पे जूस बेच बेच कर ये फैक्ट्री खड़ी कर ली है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारी मेहनत के आगे नतमस्तक हैं। अरे नहीं किशोर भैया, ये सब तो आप लोगों का साथ और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से है। मैं तो अपनी साइकिल का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मेरी गरीबी में मेरी मदद की और मुझे एक साइकिल जूस वाले से एक जूस फैक्ट्री का मालिक बना दिया। देखा, मैंने कहा था ना, हमें सफलता जरूर मिलेगी। बैंगन की सब्जी। एक गांव में एक लाला जी रहते थे। उन्हें खाने का बहुत शौक था। सारा दिन लाला जी बस खाते ही रहते थे। अरे शांति, जल्दी जल्दी खाना लाओ, कहाँ रह गई? बहुत भूख लगी है। अभी आई। अरे वाह, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने, बहुत मजा आ गया। बस बस, आप तो बस हमेशा मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। आपको खाना पसंद है और मुझे बनाना। अब जल्दी बताओ, रात में आपके लिए क्या बनाऊं? रात में तो सीताफल ही बनाना। लाला जी काम पर चले गए और रास्ते में उन्हें फिर भूख लगी, तो लाला जी पेड़ के नीचे बैठ गए। अरे अभी तो भोजन किया था, चलते चलते फिर भूख लग गई। तभी एक आवाज आई, अरे बस करो, आकर खाना खा लो। यह किसान की पत्नी थी जो किसान के लिए खाना लाई थी। अरे यह क्या पका कर लाई है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। तभी किसान की पत्नी ने लाला जी को देखा और कहा,
लाला जी नमस्ते, ये लीजिए, आप भी खाएं। ये बैंगन की सब्जी है। बैंगन? यह तो मैंने कभी नहीं खाया। बहुत बढ़िया, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम बता सकती हो ये सब्जी कहाँ मिलेगी? मैं इसे घर ले जाऊंगा। तब किसान ने अपने खेत से 2 बैंगन तोड़कर लाला जी को दिए। शाम को लाला जी ने अपनी पत्नी से किसान की पत्नी के बने बैंगन की खूब तारीफ की। अच्छा, बस्ती करो, मैं अभी बढ़िया सी सब्जी बनाती हूँ। सेठ इंतजार करने लगा और पत्नी बैंगन पकाने लगी। अरे वाह, ये सब्जी का रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है। चक्कर देखती हूँ। वाह, स्वादिष्ट। वह स्वादिष्ट था। अभी पत्नी ने चखा ही था और उसे खाने का दिल किया। उसने झट से पूरा बैंगन खा लिया। फिर वो खाना लेकर लाला जी के पास पहुंची। अरे यह क्या? यह तो सिर्फ एक ही बैंगन है, दूसरा कहाँ है? जी, वो चखते हुए एक बैंगन का तो पता ही नहीं चला, मैंने खा लिया। क्या कहा? बैंगन खा लिया? यह क्या किया तुमने? आखिर तुमने पूरा बैंगन खाया कैसे? पत्नी ने तुरंत बैंगन उठाया और खा गई। ऐसे? उसके पिता का अंडों का कारोबार था। अकेला बेटा होने के कारण सूरज को कभी कोई काम करना ही नहीं पड़ा। उसके पिता सब कारोबार संभाल लेते थे। एक बार सूरज के पिताजी बीमार हो गए। सूरज की माँ ने सूरज को समझाया, सूरज बेटा, अब तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो गए हैं और वो बहुत बीमार भी रहने लगे हैं। अब उनसे कारोबार संभाला नहीं जाएगा बेटा। तुम्हें अब काम करना चाहिए और उनका काम में हाथ पटाना चाहिए। पर माँ, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं। सूरज, जिस तरह तुम्हारे पिताजी फार्म से अंडे लाकर उन्हें दुकानों में सप्लाई किया करते थे, तुम भी वही काम करो। ठीक है माँ, कल से ही मैं काम पर लग जाता हूँ। सूरज ने दूसरे ही दिन काम करना शुरू कर दिया। किस किस दुकान पर कितने का सामान देना है उसे कुछ नहीं मालूम था और फिर कुछ ही दिनों में उसे काम मिलना बंद हो गया। एक दिन सूरज का दोस्त कमल उससे मिलने आया। सूरज, कैसे हो? क्या हुआ, मुझे बताओ। मैंने पिताजी से काम तो सीखा ही नहीं था। इस वजह से पिताजी का कारोबार ठप हो गया। अब कोई भी मुझसे अंडे नहीं खरीदता है। तो तुम कोई और काम क्यों नहीं करते? ऐसे काम जिसमें तुम अकेले ही माहिर हो। ऐसा कौन सा काम हो सकता है? आजकल सैंडविच बहुत बिकते हैं बाजार में। तुम भी अंडों के सैंडविच बनाकर बेचो। बात तो अच्छी लग रही है तुम्हारी। ठीक है, मैं कल से ही कोशिश करता हूँ। सूरज ने अपनी माँ से अंडे की भुर्जी बनाना सीखा और ब्रेड खरीदकर एक ठेला लगाकर खड़ा हो गया। जब ग्राहक आते तो उन्हें भुर्जी का सैंडविच बनाकर देता। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हो गई। पहली बार मैंने कुछ अच्छा काम किया है। ये पैसे मैं ले जाकर पिताजी के हाथ में दूंगा। सूरज ने घर जाकर अपनी कमाई के पैसे पिताजी को दिए और उसके पिताजी बहुत खुश हुए। शाबाश बेटा, तुम जैसा बेटा पाकर मैं तो धन्य हो गया। बेटा, बस इसी तरह खूब मेहनत करके अच्छी कमाई करो। कुछ ही दिनों में सूरज के बनाए हुए सैंडविच दूर दूर तक मशहूर हो गए और उसकी कमाई होने लगी। जिस काम में मन लगे उसे ही करना चाहिए। तोप की पानीपुरी चैलेंज। कैनन पानीपुरी। झांसी करके एक गांव में श्याम और राधा करके 2 पति पत्नी थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। श्याम मार्केट के एक शॉप में बोरियां उठाने की काम करता था और राधा घरों में बर्तन और साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन दोनों अपना काम करके थके हुए घर आए थे। अजी, अब ये काम वाली काम मुझसे नहीं होगा। आज एक कांच की बर्तन मेरे हाथ से गिर गई और टूट गई। बस मुझ पे मालकिन चिल्लाने लगी, गालियां दिया जी। अब क्या करे राधा, गालियां तो मुझे भी खाने पड़ती हैं।
अगर मेरे एक गेहूं का बोरी को भी छेद हो गया तो बस 100 गालियां खाने पड़ते हैं मेरे साहूकार से। वो मालिक हैं और हम नौकर। नहीं जी, अब मुझसे गाली खाना नहीं हो पाएगा। हमें खुद का कुछ करना चाहिए। लेकिन राधा, हमारे पास खुद का व्यापार करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये लीजिए, मैं अपनी मंगलसूत्र और कंगन देती हूँ। इन्हें बेचकर पैसे लेके आइए, बाद में सोचेंगे क्या करना है। जैसे राधा ने बोली, श्याम उन गहनों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे लेके आता है। ये लो राधा, अगर भगवान की यही मर्जी है तो हम व्यापार ही करेंगे। वैसे भी हम कौन सा व्यापार करेंगे? चलो हम बाजार जाकर देखेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा व्यापार है जो इस गांव में नहीं है। बाद में दोनों जाकर मार्केट में देखने लगे। वहाँ पर तरह तरह के व्यापार थे, जलेबी वाला, मिर्ची बज्जी वाला, पाव भाजी वाला। लेकिन वहाँ पर पानी पूरी का ठेला नहीं था। ये देखकर राधा बोली, देखिए जी, इस पूरे गांव के मार्केट में पानी पूरी नहीं है, तो क्यों ना हम एक पानी पूरी का ठेला खोलें? हाँ राधा, तुम सच कहती हो। कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे उसे खूब खाते हैं। लेकिन अगर लोगों को हमारे पास आकर खाना है तो हमको कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। अरे, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। मेरे पास बचपन का एक तोप का खिलौना है। हम उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो उसमें से वो उड़ता हुआ आकर सामने गिरेगा। मैं इससे बहुत अच्छी तरह खेलती थी। जैसे ही राधा ने ऐसा बोली, उस पुराने तोप को बाहर लाते हैं और उसे अच्छी तरह सफाई करते हैं। उसके बाद वह तोप काम करने लगी। उसी दिन को वह पानी पूरी का ठेला भी लगा देते हैं और बाजू में तोप को भी लगाते हैं। आओ भाई आओ, तोप का पानी पूरी खाओ। कैनन पानी पूरी। प्लेट पकड़कर खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। हमारा तोप सीधा आपके मुंह में ही डालेगा पानी पूरी को। ये सुनते ही कुछ लोग आकर इकट्ठे हो गए। जैसे ही श्याम ने कुछ पानी पूरी को तोप की नली में रखकर चलाई तो पानी पूरी सीधा एक एक करके जाकर ग्राहकों के मुंह में गिरने लगी। सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा और मजे लेकर खा रहे थे। कुछ ही दिन में तोप पानी पूरी बहुत फेमस हो जाती है। यूं श्याम और राधा पानी पूरी का व्यापार करते हुए खुशी खुशी से रहने लगे। पाव भाजी वाली की सफलता। सुनंदा रामपुर गांव में अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था श्यामू। सुनंदा और उसका पति श्यामू को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने श्यामू को बड़े प्यार से पाला और पोसा था। बड़े होने के बाद उन्होंने श्यामू की शादी एक सुंदर लड़की से की थी जिसका नाम था कमला। लेकिन शादी होने के बाद श्यामू अपनी पत्नी कमला के साथ शहर में रहने लगा और उसने वहाँ एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। श्यामू शहर जाने के बाद कभी गांव वापस नहीं आया। सुनंदा और उसके पति ने कई साल ऐसे अकेले ही गांव में बिताए। एक दिन अचानक लंबी बीमारी के बाद सुनंदा के पति की मौत हो गई और वह अकेली रह गई। गांव में किसी के ना होने के कारण श्यामू अपनी माँ को अपने साथ शहर ले आया। ये देखकर उसकी पत्नी कमला ने श्यामू से कहा, अजी सुनते हो, क्या अब माँ जी हमारे साथ ही रहेंगी? हाँ कमला, अब माँ हमारे साथ ही रहेगी। गांव में अब हमारा कौन है? पहले से ही खाने के लाले पड़े हुए हैं और अब ये बुढ़िया भी आ गई। देखो अब जो भी हो, माँ तो हमारे साथ ही रहेगी। क्या मुसीबत है? लेकिन श्यामू और उसकी पत्नी कमला ये नहीं जानते थे कि दूसरे कमरे में खड़ी सुनंदा उन दोनों की बातें सुन रही थी। शाम को जब श्यामू काम से वापस आया तो सुनंदा ने श्यामू से कहा, बेटा, ये मेरे कुछ गहने तू बाजार में गिरवी रख दे। कुछ पाव भाजी बनाने का सामान ले आ और मुझे एक ठेला खोल दे बाजार में। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आप आराम कीजिए, अब आपकी उम्र काम धंधा करने की नहीं है। अरे बेटा, सारा दिन घर पर बैठी करती ही क्या हूँ, 4 पैसे कमा लूंगी तो अच्छा ही है। अच्छा ठीक है माँ, जैसे आप ठीक समझो। मैं कल सारे सामान का इंतजाम कर दूंगा। और श्यामू ऐसा ही करता है। वो अगले दिन अपनी माँ के गहने गिरवी रखकर पाव भाजी बनाने का सारा सामान अपनी माँ को लाकर दे देता है
और शहर के बाजार में अपने दोस्त कमल से बात करके उसकी दुकान के आगे माँ का एक पाव भाजी का ठेला भी लगवा लेता है। सुनंदा अकेले ही पाव भाजी बनाकर बेचना शुरू करती है। सुनंदा बहुत स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती थी। उसके हाथ की पाव भाजी एक बार जो खा लेता था वो वापस दोबारा खाने ज़रूर आता था। धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। सभी लोग उसकी पाव भाजी की तारीफ करने लगे। सुनंदा के ग्राहकों में एक लड़की भी थी जो लगातार उसकी पाव भाजी खाने आया करती थी। एक दिन उस लड़की ने सुनंदा से कहा, अरे वाह माताजी, आपकी पाव भाजी का तो जवाब नहीं। मेरी कंपनी में मैं आपको पाव भाजी बनाने का ऑर्डर दे रही हूँ और ये लीजिए आपका एडवांस। अरे ये क्या कह रही हो बच्ची, क्या सच में? हाँ हाँ माँ जी, ये लीजिए पैसों का चेक। वो लड़की एक बहुत बड़ी फूड सप्लाई कंपनी की जनरल मैनेजर थी। उनकी कंपनी अच्छी अच्छी स्वादिष्ट खाने की चीजें सप्लाई किया करती थी। सुनंदा ये सुनकर बहुत खुश हो गई और उसने घर आते ही अपने बेटे को ये खुशखबरी सुनाई। देख बेटा, मुझे कितना बड़ा ऑर्डर मिला है, ये देख चेक भी मिला है। देखा कमला, तुम ऐसे ही माँ से जलती रहती थी। माँ ने तो कमाल कर दिया, तुम्हें कुछ माँ से सीखना चाहिए। अब कमला को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने सुनंदा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। और अगले ही दिन से कमला अपनी सास सुनंदा के साथ पाव भाजी बनाने के काम में लग गई। इसीलिए कहते हैं सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी किसी भी उम्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। मोटू पान वाला। एक गांव में एक पान की दुकान थी। उस दुकान के मालिक का नाम था राजू। उसकी दुकान पर चंदन नाम का एक लड़का काम करता था। राजू जो भी कहता चंदन वही करता था। एक दिन राजू ने चंदन से कहा, अरे चंदन, पिछले 5 साल से तू यहाँ काम कर रहा है, अभी तक तुझे एक भी पान बनाना नहीं आया। अरे कुछ सीख ले या यूं ही सफाई करता रहेगा। अभी आप है ना मालिक, मैं सीख लूंगा जल्दी ही। एक दिन एक पुलिस अधिकारी राजू की दुकान पर आया। राजू, आज हमारे थाने में फंक्शन है, इसलिए साहब ने कहा है कि दोपहर तक 100 मीठे पान का डब्बा भिजवा देना। ठीक है हजूर, मैं चंदन के हाथ भिजवा दूंगा। उनके जाने के बाद राजू और चंदन दोनों पान बनाने में लग गए। उन्होंने देखते ही देखते 100 मीठे पान का डब्बा तैयार कर दिया। लेकिन पान बनाने के बाद कुछ मक्खियां उन पर भिनभिना रही थी। यह देखकर राजू ने चंदन से कहा, अरे देख क्या रहा है मूर्ख, थोड़ी मदद ही कर दे, इन मक्खियों को उड़ा। मैं अभी आता हूँ, तब तक मुझे नहीं पता तू क्या करेगा, लेकिन ये सारी मक्खियाँ यहाँ से हटा दे, जैसे भी करके। राजू के जाने के बाद चंदन वहां से मक्खियां भगाने लगा और उसने ढेर सारी मक्खी मारने की दवा उस पान पर छिड़क दी। राजू के आने के बाद चंदन ने थाने जाकर पान का डब्बा पुलिस अधिकारियों को दे दिया। थोड़ी देर बाद कुछ पुलिस अधिकारी उस दुकान पर आए और राजू को मारने लगे। वह बहुत गुस्से में थे। अरे हजूर, क्या हुआ हजूर, मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी गलती तो बताइए। लेकिन वो राजू को मारते ही रहे। काफी देर उसे मारने के बाद वो वहां से चले गए। अरे चंदन, तूने ऐसा क्या कर दिया था जो ये मुझे आकर मार रहे हैं? और चंदन ने राजू को मक्खी मारने वाली सारी बात बता दी। अरे मालिक, मैंने तो सिर्फ यही किया था, लेकिन जैसे ही थाने में उन्होंने पान खाया वे बेहोश होकर गिर गए। और चंदन से सारी बात सुनते ही राजू भी कश खाकर गिर गया। इसीलिए तो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। तरबूज का रस। एक गांव में भोलू नाम का एक आदमी तरबूज बेचा करता था। एक समय था जब वो काफी अमीर था। जुए में सारा पैसा लुटाकर अब वह तरबूज बेचने लगा। बेचने के लिए उसने अपने पास मुन्ना नाम का एक लड़का रखा हुआ था। आओ आओ तरबूज ले लो, मीठे मीठे ठंडे ठंडे तरबूज ले लो। मुन्ना का यही काम था। वह चिल्ला चिल्लाकर ग्राहकों को बुलाता
और भोलू तरबूज तोलकर ग्राहकों को देता रहता। लेकिन तरबूज के साथ साथ वह सर्वज्ञानी बनकर लोगों को सलाह भी देता था। अरे मोहन, इस बार कौन सी फसल उगा रहे हो? मैं तो कपास उगा रहा हूँ भाई। क्या, कपास? अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आजकल कपास में कोई फायदा नहीं है। जानवर पाल लो, जानवर। दूध बेचो, दही बेचो, घी बेचो। लोग आजकल यही सब खाते हैं। मान लो मेरी बात। ठीक है भाई, सोचता हूँ। अरे देखा मुन्ना, सब लोग मेरी बात मानते हैं। मुन्ना भोलू की यह बात सुनकर मन ही मन हंसता है। खुद तो कुछ आता नहीं है इन्हें, लोगों को सलाह देते रहते हैं बेमतलब की। अरे क्या सोच रहे हो मुन्ना? अरे कुछ भी तो नहीं मालिक। आओ आओ, तरबूज ले लो, सब लोग तरबूज ले लो। एक दिन एक आदमी अपने दादाजी के साथ उसकी तरबूज की रेहड़ी पर आता है। अरे भाई, क्या हो गया तुम्हारे दादाजी को? मेरे दादाजी को जुकाम हुआ है। डॉक्टर ने एक पर्ची पर लिखा था कि दवा कैसे खानी है। न जाने वो पर्ची कहाँ खो गई। अब इस शीशी में तो अंग्रेजी में लिखा है, समझ नहीं आ रहा कैसे लेनी है। हाँ हाँ, लाओ लाओ, मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी मुन्ना ने धीरे से भोलू को कहा, अरे मालिक, आपको तो अंग्रेजी आती नहीं है। अरे धीरे बोल, धीरे, कोई सुन लेगा। तभी एक स्कूल का विद्यार्थी उसकी रेहड़ी के पास आता है। अरे चाचा, तरबूज कैसे दिए? आओ आओ बेटा, तरबूज की बात तो बाद में करना, पर स्कूल में कुछ पढ़ते लिखते भी हो या ऐसे ही घूमते हो? अरे नहीं चाचा, पढ़ता हूँ मैं। तो जरा देखकर बताओ, इस शीशी पर क्या लिखा है? इस पर लिखा है, शेक वेल बिफोर यूज। हाँ हाँ, ज्यादा मत बनो, मुझे पता है। मैं तो बस देख रहा, तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? और यह बातें सुनकर मुन्ना मन ही मन फिर हंसता है। भोलू उस आदमी से यह कहता है, अरे भाई, इस दवा पर लिखा है शेक वेल बिफोर यूज, मतलब खाने से पहले अच्छे से हिलाओ। और वह आदमी अपने दादाजी को उठाकर हिलाने लगता है। उसके दादाजी बेहोश हो जाते हैं और वह फिर से अपने दादाजी को अस्पताल लेके जाता है। जब उस आदमी ने सारी बात डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर खूब हंसा और डॉक्टर ने उसे कहा कि आपने शीशी को हिलाना था, मरीज को नहीं। यह सुन उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और वो भोलू की रेहड़ी पर आया। उसने भोलू को पीटा भी और उसकी रेहड़ी भी तोड़ दी। और तभी वह किसान भी डंडा लेकर आया और उसने भी भोलू को पीटना शुरू किया। अरे भाग मुन्ना भाग, लोग तो हमें मार देंगे, भागो भागो यहाँ से। सीख, हमें बिना ज्ञान के किसी को कोई सलाह नहीं देनी चाहिए। टमाटर वाली की सफलता। चंदन नगर में उषा नाम की एक औरत अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। उनके पास जमीन का एक टुकड़ा था जिस पर वह टमाटर उगाते और गली गली जाकर बेचते थे। उषा इस काम में अपने पति की पूरी मदद करती थी। वह टमाटर की खेती भी देखती और समय समय पर अपने पति के साथ ठेले पर टमाटर बेचने भी जाया करती थी। टमाटर ले लो, टमाटर, ताजा ताजा टमाटर, लाल लाल टमाटर। अरे टमाटर वाली, टमाटर कैसे दिए? 20 के 2 किलो है बहन जी। ठीक है, 5 किलो दे दो। उषा उस औरत को टमाटर देकर आगे निकल जाती है। उषा का पति उससे कहता है, अरे वाह उषा, तुम्हारी तो काफी चलती है। मार्केट में जब भी तुम आती हो, नए नए ग्राहक तुमसे टमाटर खरीदते हैं। इसे कहते हैं व्यापार करने का तरीका। उन दोनों का व्यापार सही चल रहा था। एक दिन जब उषा का पति मार्केट से वापस आया, क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों लग रहे हो? और ये टमाटर यहाँ? आज बिक्री नहीं हुई क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो।
मार्केट में बाहर से काफी टमाटर आए हैं और वह टमाटर हमारे टमाटरों से सस्ते हैं, इसीलिए हमारी बिक्री कम हुई है। लेकिन हमारे टमाटर तो काफी अच्छे हैं और ताजे भी हैं जी। हाँ, लेकिन वह लोग टमाटर को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं और समय समय पर बेचते रहते हैं, और लोग तो सस्ते की ओर ही भागते हैं ना। अब सोचना यह है कि हम इन बचे हुए टमाटरों का क्या करें। हमारे पास तो कोई कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है। अगले दिन उषा की नानी उससे मिलने आती है। प्रणाम नानी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तू इतनी परेशान क्यों है? उषा नानी को सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात, पर तुम दोनों परेशान क्यों होते हो? जब टमाटर अधिक हों तो उन्हें काटकर धूप में सुखा लिया करो और पूरी तरह सूख जाने पर उनका पाउडर बना लिया करो और पाउडर बाजार में बेच दो। अरे वाह नानी, बड़ा अच्छा आइडिया दिया तुमने। उषा और रामलाल ऐसा ही करते हैं और ताजा टमाटर के साथ साथ टमाटर का पाउडर भी बेचना शुरू कर देते हैं। जब मार्केट में कभी टमाटर उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके टमाटर का पाउडर खूब बिकता है। अब हरे टमाटर के साथ हर समय टमाटर का पाउडर देने के कारण उषा एक सफल टमाटर की व्यापारी बन चुकी थी। सीख, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। मशरूम करी की सब्जी। दीपक एक बहुत अच्छा गुड़ का व्यापारी था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। दीपक की पत्नी सुषमा बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। दीपक को मशरूम खाना बहुत पसंद था, इसलिए वह रोज ढेर सारे मशरूम लाता और सुषमा रोज अलग अलग तरह के पकवान बनाती, और वह भी सिर्फ मशरूम के। सुषमा जब भी खाना बनाती तो गांव के सभी पड़ोसी खुशबू से खींचे चले आते और सुषमा सभी को बड़े आदर और प्यार से खाना खिलाती। एक दिन उनकी एक पड़ोसन बोली, अरे ओ सुषमा, मुझे माफ करना, रोज रोज तुम्हारे हाथ के बने मशरूम खाने आ जाती हूँ, पर क्या करूँ, बहुत कोशिश की पर तुम जैसा खाना नहीं पका पाई। हाँ, और जो स्वाद तुम्हारे प्यार से बनाए मशरूम में है वो तो किसी और के बनाए मशरूम में हो ही नहीं सकता। दीपक की दुकान के पड़ोस में एक कंजूस सुनार की दुकान थी। उसे भी सुषमा के हाथ के मशरूम खाने की आदत हो गई थी। आ गई बेटी, जल्दी ला, आहा, मजा आ गया तेरे हाथ के मशरूम खाकर। सबको खाता देख सुषमा को बहुत खुशी मिलती। एक दिन दीपक ने सुषमा से कहा, मैं शहर जा रहा हूँ, आने में देरी होगी, अपना ख्याल रखना और आराम कर लेना, कोई जरूरत नहीं है किसी और के लिए खाना बनाने की। सुषमा उदास हो जाती है। कुछ देर बाद सुनार और कुछ गांव के लोग फिर से खाने की खुशबू से खींचे चले आते हैं। अरे बेटी, आज तुम दुकान पे नहीं आई तो मैं ही चला आया। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता भी चलूं और कुछ खा भी लूं। सुषमा ने खुशी खुशी सुनार को खाना परोसा। रात में जब दीपक और सुषमा सो रहे थे तभी दो चोर उनके घर घुसे और सुषमा के सभी जेवर और पैसा लेकर चले गए। और अगले दिन चोर सुनार के पास सारे जेवर बेचने पहुँचे। जेवर देखते ही सुनार पहचान गया कि ये तो सुषमा के जेवर हैं। उसे चोरों पर शक हुआ और सुनार ने तुरंत पुलिस को बुलवाया और दोनों चोरों को पकड़वा दिया और जेवर लेकर सुषमा के घर पहुंचा। पड़ोसी हैरान थे क्योंकि सुषमा लगातार रोए जा रही थी। तभी सुनार ने कहा, अरे रोना बंद करो सुषमा बेटी, ये लो तुम्हारे जेवर और पैसे। और पुलिस ने चोरों की खूब पिटाई की। दीपक को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। मुझे माफ करो सुषमा, तुम्हारे इसी अच्छे व्यवहार की वजह से आज हमारा सारा पैसा और जेवर बच पाया है। इसीलिए तो कहती हूँ जी, खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है। तुम ठीक कहती हो सुषमा, खाना खिलाना वाकई ही पुण्य का काम होता है। कर भला तो हो भला।